हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 4 अगस्त। वीडियो के संबंध में कोई क्वेरी डाउट्स हो तो मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स में, और मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। पेज नंबर 1 पे दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। एक तो बारिश का दौर जारी है राजस्थान के अंदर, तो उसके चलते कई सारे जिलों में यहाँ पे बाढ़ जैसे हालत हो गए। वहाँ पे बात की जा रही है 12 जिले के बारे में। तो 12 जिले में हालत काफ़ी ख़राब हो गए हैं। 100 गांव टापू बन गए यहाँ पे, और सेना के द्वारा मोर्चा संभाल लिया गया है। तो मेरा यहाँ पे आपसे प्रश्न है, 12 जिले के अंदर कौन सी प्रमुख नदियाँ बहती हैं, उनके नाम बताइए। और यदि कोई डैम है तो उसका नाम भी आप मुझे उसमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। दूसरी बात की जा रही है यहाँ पे ओलंपिक की। तो स्वर्णिम जो गोल्ड जीतने का सपना है वो भारतीय हॉकी टीम का यहाँ पे अभी टूट गया है। अब कांस्य के लिए जर्मनी से लोहा लेगी हमारी भारतीय हॉकी टीम है। इसके साथ विमेंस टीम भी यहाँ पे अभी मैच और खेलेगी। और बात की जा रही है लवलीना जो कि बॉक्सर हैं, इनके द्वारा भी कुछ और मैचेस खेले जाने हैं। लेकिन सिंधु भारत लौट आई हैं, कांस्य पदक विजेता हैं, 2 बार पदक जीत चुकी हैं ओलंपिक के अंदर। ये बड़ी बात है, PV सिंधु के द्वारा जीता गया ये। तो इनके बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए आपको। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है प्रोत्साहन की। यहाँ पे बात की जा रही है ये जो भी गेम्स चल रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लेकर के एक एडिटोरियल यहाँ पे लिखा गया है। तो प्रोत्साहन में छिपी है पदकों की उम्मीद। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीमों के प्रदर्शन ने हमारी हॉकी के उस स्वर्णिम दौर की याद ताज़ा कर दी है जब समूची दुनिया की निगाह हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहती थी। यह भी कहना उचित ही होगा कि टोक्यो ओलंपिक ने भारतीय हॉकी के सुनहरे दिनों की वापसी का संदेश दिया है। खास तौर से भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की धुरंधर टीम को जिस तरह के प्रदर्शन से मात दी, उसने बता दिया कि लक्ष्य पर नजर हो तो सफलता का कदम चूमना तय है। सेमीफाइनल पुरुष हॉकी टीम की बेल्जियम से हार के बाद भारत का 41 साल बाद ओलंपिक फाइनल खेलने का यहाँ पे सपना भले टूट गया, लेकिन पदक की उम्मीद अभी बरकरार है। तो अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो किया जा रहा है। हॉकी टीम के बारे में स्पेशली ये बात की जा रही है। तो भारत की दोनों हॉकी टीमें कोई सा भी पदक लेकर लौटें, देश के लिए निश्चित ही गौरव का क्षण होगा। लेकिन सबसे बड़ा संदेश भारतीय टीमों के प्रदर्शन का यह है कि हमें और हमारी सरकारों को खेलों को लेकर सोच में बदलाव करना ही चाहिए। समुचित प्रशिक्षण और मौका मिले तो पदकों को झोली में डालना मुश्किल काम नहीं है। खेल चाहे कोई सा भी हो, खिलाड़ियों को मिलने वाले अवसर ही उन्हें आगे बढ़ाते हैं। टोक्यो ओलंपिक में निराशाजनक नतीजों के बीच हमारी बेटियां ही बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे कर रही हैं। असल बात यह है कि पिछले सालों में हमने हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा तो दिया है, पर लंबे समय तक ओलंपिक में भारत का गौरव बढ़ाने वाला यह खेल बाजारवाद की भेंट चढ़ता रहा है। हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल जैसे खेल जिनमें आसानी से खेल प्रतिभाओं की तलाश हो सकती है, उन्हें निचले पायदान पर मान लिया गया है। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीमों के प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि हॉकी को गुजरे जमाने का खेल मानना बड़ी भूल होगी। यह मानना हुआ कि इन दोनों टीमों के इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे कुछ खुद खिलाड़ियों की हाड़तोड़ मेहनत है। तो कोच द्वारा बेहतरीन प्रशिक्षण, भारतीय खेल प्राधिकरण साई की बात यहाँ पे की जा रही है। साई की तैयारी व सरकारों के सहयोग ने भी संयुक्त रूप से काम किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को तो श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि वह अकेले CM हैं जिनकी सरकार कोरोना संक्रमण के दौर में भी भारतीय हॉकी टीम को प्रायोजित करने का खर्च उठाती रही है। तो ये बात की जा रही है कि मतलब ये जो गेम्स की इन्होंने बात की ना, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल जैसे गेम्स हैं, तो इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट देना चाहिए। क्रिकेट जैसा ही प्रायोरिटी देनी चाहिए भारत के अंदर। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत के द्वारा मेडल्स नहीं जीते जा सकते हैं। ये जो परफॉर्मेंस भारतीय हॉकी टीम के द्वारा की गई है, चाहे वुमेंस टीम हो चाहे वो मेंस टीम हो, दोनों के द्वारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है। लेकिन पदक हम जरूर नहीं ला पाए इतने हम जितने कि हमको लाने चाहिए। लेकिन अगर इन चीज़ों को लेकर के सरकारों के द्वारा अपने सोच में बदलाव किया गया और अच्छा इनको प्रमोट किया गया, ये जो गेम्स की बात की जा रही है, तो जल्द ही हम देखेंगे कि आने वाले जो गेम्स हैं, इंटरनेशनल जो गेम्स हैं इंपॉर्टेंट, वहाँ पर भारत बहुत अच्छे पदक लेकर के आएगा, गोल्ड लेकर के आएगा। तो ये सारी कुछ चर्चाएं यहाँ पे की जा रही हैं। ये दो न्यू एडिटोरियल हैं, दोनों ही क्लाइमेट चेंज से संबंधित हैं कहीं ना कहीं। तो देखते हैं, पहला बात की जा रही है प्रकृति माँ की अनदेखी का नतीजा है मौजूदा हालात। जो प्रकृति है उसकी बात की जा रही है कि जो लापरवाही की जा रही है उसी का नतीजा है जो आज के हालात पैदा हुए हैं। संकटग्रस्त पृथ्वी को बचा सकते हैं स्त्रियों के फैसले। निजी स्तर पर तुरंत कार्बन उत्सर्जन कम करने और संसाधनों के संरक्षण के लिए कारगर कुछ बातों में स्त्रियों की भूमिका यहाँ पे एकदम स्पष्ट है। तो बात की जा रही है जो कार्बन एमिशन है उसको रोकने के लिए, पृथ्वी को सस्टेनेबल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे स्पेशली विमेंस की बात की जा रही है। तो देखेंगे बहुत अच्छी चीज़ें इसमें मिलेंगी हमें कि कैसे वुमेन्स का इसमें रोल रह सकता है। तो प्रकृति माँ व्यथित है, अगर आप यह नहीं देख पा रहे तो इसका अर्थ है कि आपका ध्यान उसकी ओर है। धरती हमें पोषण व आहार उपलब्ध करवाती है, हमें दुलाती है, हमारी रक्षा करती है और बदले में हमें
उसे क्या दे रहे हैं, हम उससे वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा कि अक्सर हम अपनी माँ के साथ करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रकृति है, ये जो अर्थ है, उसको कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ से माँ से, जो हम अपनी माँ के साथ यहाँ पे व्यवहार करते हैं उसके बारे में ये कंपैरिजन है। जैसा कि अक्सर हम अपनी माँ के साथ करते हैं, हम उनकी बात नहीं मानते, हमेशा अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हैं और यह मानकर चलते हैं कि प्रकृति माँ के पास हर समस्या का समाधान है। शायद अपनी वास्तविक माँ की तरह हम उसकी मेहनत को भी हल्के में लेते हैं, जो हमारे कदम लड़खड़ाने पर हमें संभालती भी है और बेहद सोच समझकर खर्च करती है ताकि पूरे परिवार का भरण पोषण हो सके। तो आप देख सकते हैं ये कैसी बात की जा रही है यहाँ पे, जैसे हम ऐसे ही टाल देते हैं ना, अपनी प्रायोरिटी को लेकर के चलते हैं। कभी आपने देखा होगा माँ की नहीं सुनते हैं, उसी प्रकार से ये बात की जा रही है प्रकृति माँ के बारे में कि हम जो नेचर है वहाँ भी हम इस प्रकार की लापरवाही करते जाते हैं, जिससे के कारण कि आज इस प्रकार के हम परिणाम भुगत रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लगता है प्रकृति के ऐसे ही रोज की अनदेखी का नतीजा है जो आग, बाढ़, भूस्खलन, सूखा, अत्यधिक तापमान, बढ़ती तटीय सीमा और पिघलते ग्लेशियर के रूप में सामने आ रही है। धरती माँ आहत है और हम में से बहुतों को यह एहसास हो गया है कि अब हम और ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि धरती माँ अब भी हम पर आशीर्वाद और सौगातों की बौछार करती रहेगी। खासतौर पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर रोक नहीं लगाई तो प्रकृति और मानव स्वभाव के बीच तनाव ही मौजूदा और भावी संघर्ष का कारण है। इस पर विचार मंथन की जरूरत है। जटिल एवं जानलेवा मौसमी हालात में ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े विज्ञान को तरजीह न देने वाले भी अब इस खतरे की आहट सुन रहे हैं। तो बात यहाँ पे की जा रही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन, इस पर रोक जल्दी नहीं लगाई गई तो उसके मतलब बहुत जल्दी हमें दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे और दिखने को अभी मिल भी रहे हैं, कुछ ना कुछ इसकी चीज़ें हमको दिख रही हैं। तो वहाँ पे ये उसके बारे में बात की जा रही है। ये आप देख सकते हैं आग, बाढ़, भूस्खलन, इस प्रकार की कुछ ये घटनाएं देखी जा रही हैं। ये इसी का परिणाम है जो हमारी लापरवाही है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 60% अमेरिकी ग्लोबल वार्मिंग को बड़ा खतरा मानते हैं। 2009 में यह आंकड़ा सर्वाधिक यानी 65% था और लोग सरकार से अपेक्षा करते थे कि वह ऐसे उपाय बढ़ाए जिनसे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम हो सके। 60% ट्रम्प समर्थकों का मानना था कि इस दिशा में नियम कानून लगाए जाए, ये जलवायु परिवर्तन का कारण बने प्रदूषण पर कर लगाया जाए। सरकार अकेले इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, लोगों को आगे आना होगा। तो बात वही है कि अकेले गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, इसमें सभी का सहयोग चाहिएगा। एवरी सिटीजन हैज़ टू पे देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज़ टू उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे कहीं ना कहीं ठीक प्रकार से निभानी पड़ेगी। तो उस प्रकार की ये बात यहाँ पे की जा रही है। प्रकृति के माँ स्वरूप को स्थापित करना होगा। क्या हम सब अपनी माँ को प्रेम नहीं करते? वह चाहती है कि जो उपहार उसने मानव को दिए हैं वे सुरक्षित हों। पश्चिमी यूरोपियों और अमेरिकियों ने प्रकृति माँ के अधिक उदार स्वरूप की कल्पना की जिसके चरणों में संसारी जीव विचरण करते रहते हैं, जबकि मैं एक ऐसी स्त्री को देखती हूँ जिसे इस बात की फिक्र नहीं कि पड़ोसी सुन रहे हैं और वह फ्रीजर खुला छोड़ने, रिसाइकलिंग के नियमों की अनदेखी करने और सूखे के बीच आग से खेलने वाले अपने स्वार्थी बच्चों पर चिल्ला रही है। स्त्रियां विशेष रूप में माताएं ही हैं जो बढ़ते जलवायु संघर्ष से निपटने के लिए जमीनी लड़ाई में संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। तो स्पेशली वुमेन्स की बात की जा रही है कि जिस प्रकार से एक महिला जो है, आप देखते हैं कि हाउस होल्ड को किस प्रकार से मैनेज करती है, कैसे बजट को मैनेज करती है। आप देखते होंगे हाउस होल्ड का कि कौन सी चीज़ कब लेकर के आनी है, कितनी इस्तेमाल करनी है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के द्वारा इस प्रकार से ये जो क्लाइमेट चेंज का इशू है काफ़ी अच्छे से इसे टैकल किया जा सकता है। बहुत चैलेंजिंग इशू है ये, लेकिन महिलाएं इसमें बहुत अच्छी अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं क्योंकि ऐसी स्किल्स उनके पास देखी जाती है। यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पुरुषों को जिम्मेदारी से मुक्त करना नहीं है, पर 10-12 चीज़ें ऐसी हैं जो निजी स्तर पर तुरंत कार्बन उत्सर्जन कम करने और संसाधनों के संरक्षण के लिए कारगर हो सकती हैं। मांसाहार का कम सेवन, इफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल, खाने की बर्बादी रोकना, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कार चलाना, बोतल वाले पानी का सेवन बंद करना, सर्दी में थर्मोस्टेट का कम उपयोग, कंपोस्ट बनाना और लंबे समय तक चलने वाले लाइट बल्ब का इस्तेमाल करना, इन सभी बातों पर प्राय स्त्रियों का नियंत्रण प्रभाव रहता है। तो बात की जा रही है, कुछ इनके द्वारा चीज़ें बताई गई कि आप मांसाहार का कम सेवन कर सकते हैं। ये भी एक क्लाइमेट चेंज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इससे एमिशन कम होता है। हम जो देखते हैं ना, आप जो लोगों के द्वारा मांसाहार खाया जाता है
तो कहीं ना कहीं वो इसको मतलब इंक्रीज करने का काम करता है एमिशन के अंदर। तो उसकी बात की जा रही है। बात की जा रही है इफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल होना चाहिए, खाने की बर्बादी को रोकना चाहिए, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कार चलाना, इस प्रकार की चीज़ें आनी चाहिए मार्केट के अंदर। बोतल वाले पानी का सेवन बंद करना चाहिए। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात हो रही है ना, वो इसी का एक एग्जाम्पल है कि हमें बोतल वाला पानी जो है बंद करना होगा। अपनी केतली या अपनी जो बोतल है घर से लेके आइए, उसमें पानी लेकर के जाइए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी भूमिका यहाँ पे निभा सकती हैं। प्रकृति संरक्षण के उपायों के साथ हमें प्रकृति माँ की परिकथाओं से जहन में उतर गई छवि को भी हमेशा के लिए छोड़ना होगा। मदर नेचर और मानव स्वभाव के बीच संघर्ष में लड़कियां, स्त्रियां और विशेषकर माताओं के फैसले हमारी संकटग्रस्त पृथ्वी को बचा सकते हैं। निश्चित रूप से प्रकृति माँ इससे खुश होगी। तो बात की जा रही है मदर नेचर की। मदर नेचर को हमारी जो माँ है उनसे यहाँ पे जोड़ा गया है कि उनकी भूमिका कितनी अच्छी हो सकती है और किस प्रकार से ये इस प्रकार की चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकती हैं। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। दूसरा एडिटोरियल है संकट का पूर्वानुमान, यानी कि बात की जा रही है इसको प्रज्यूम करना, एक एस्टिमेशन लगाना। संकट का पूर्वानुमान होने के बाद मुकाबले के प्रयास जरूरी हैं। अब विश्व के लिए बड़ा खतरा बन रही है गर्मी। आप देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी जगहों पर गर्मी पड़ रही है जहां पे कि पहले ठंड हुआ करती थी। यही कारण है क्लाइमेट चेंज का, यही रिजल्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के। मोटापा, डिमेंशिया, एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता की तरह ही भीषण गर्मी भी आने वाले दशकों के लिए बड़ा खतरा साबित होगी। ये बात बताई जा रही है। किसने सोचा हो कि उत्तर पश्चिमी यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न अमेरिका की बात की जा रही है और वेस्टर्न कनाडा भीषण गर्मी के चलते आपातकाल घोषित करेंगे। ये देख सकते हैं आप कि ऐसा देखने को मिला है कि गर्मी के चलते यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई है। नॉर्थ वेस्टर्न अमेरिका और पश्चिमी कनाडा की यहाँ पे बात की जा रही है। अमेरिका में पोर्टलैंड, ओरेगोन और कनाडा के वैंकूवर में तापमान 49.5 डिग्री सेल्सियस की तरफ पहुंच गया। अचरज की बात है कि यूरोप और साइबेरिया तक में गर्म हवा चल रही है। एक अनुमान के अनुसार 2018 में भीषण गर्मी के कारण भारत और चीन में 65 वर्ष से अधिक उम्र के 3 लाख लोगों की मौतें हुई थी। 2018 की बात की जा रही है। मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यह वर्ष 2000 में गर्मी से हुई मौतों से 45% अधिक है। ये इंपॉर्टेंट एक मैगजीन है लॉन्सेट, याद रखिएगा। यहाँ पे साइंस से संबंधित कुछ ना कुछ लेख इंपॉर्टेंट पब्लिश होते रहते हैं, तो इंपॉर्टेंट मैगजीन है, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। बात की जा रही है वर्ष 2003 में भीषण गर्मी के कारण यूरोप में 70,000 लोगों की मौत हो गई। 2003 में 70,000 लोग मर गए गर्मी के कारण यूरोप के अंदर, जबकि यूरोप ठंडा रहता है, परंतु इसका खुलासा 2008 में हुआ। इसके अलावा कई और मौतें हो सकती हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इस कारण से हुई हैं, जैसे हृदय रोग, अंगों का निष्क्रिय हो जाना आदि, परंतु प्रत्यक्ष तौर पर इसे गर्मी का असर नहीं माना गया। यह एक प्रकार से साइलेंट किलर है जिसका पता केवल तभी लगता है जब आप अस्पताल में पुराने रिकॉर्ड खंगालते हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते लू का चलना आम बात हो गई है और यह बढ़ता ही जा रहा है। आज हम सब मिलकर सालाना 50 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। यह 1990 के उत्सर्जन से 40% ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं 1990 के अंदर 1991 में एलपीजी मॉडल आया था, उस समय उससे 40% ज़्यादा है आज। जो बात की जा रही है CO2 के एमिशन की, यहाँ पे अगर हम सालाना उत्सर्जन में 10% की कटौती करते हैं और वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता का दर्जा पा जाते हैं, यानी कि कार्बन न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है, याद रखिएगा। कार्बन तटस्थता का मतलब है कार्बन न्यूट्रलिटी। 2050 तक इस टारगेट को हमको प्राप्त करना है, यानी कि ये जो कार्बन एमिशन होता है उसको बराबर करना है जितना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ग्रीन एरिया को बढ़ाना है ताकि ये बैलेंस हो जाए, और इसमें कहीं ना कहीं हमें कटौती भी करनी है कार्बन के एमिशन में। तो उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। कार्बन न्यूट्रलिटी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। 2050 तक इसका दर्जा पा सकते हैं यदि हम ये अचीव करते रहे तो। तब भी पिछले उत्सर्जनों के प्रभाव से तापमान में वृद्धि जारी रहेगी। समुद्र के बढ़ते जलस्तर, पिघलते हिमखंड, मौसम की चरम स्थितियां, चक्रवर्ती तूफान, अतिवृष्टि, फसलों में बदलाव आदि ग्लोबल वार्मिंग के ही साक्ष्य हैं। इस समस्या के इलाज संभवतः जानकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए तरीकों वाले आवास निर्माण में छिपा है। वर्ष 2017 में फेसबुक ने तब संभवतः बहुत सारे लोगों की जानें बचाई जब ढाका की करीब आधी आबादी को भीषण गर्मी की चेतावनी दी गई थी। इस दिशा में शिक्षा और जानकारी संबंधी प्रचार प्रसार के डिजिटल माध्यमों का उपयोग शीघ्र चेतावनी और पूर्व तैयारी में सहायक होगा। हो सकता है कुछ समय के लिए स्कूल बंद करने पड़े। सार्वजनिक स्थल जैसे छाया वाले क्षेत्र, वाटर पार्क या एयर कंडीशन हाल वाले विश्राम स्थल इस विषम स्थिति के लिए तैयार रखने होंगे। इन सार्वजनिक स्थलों के लिए बिजली पानी की आपूर्ति सुचारू रखनी होगी। हमारे मौजूदा घरों और कार्यालय भवनों को अनुकूलित किया जाना चाहिए। दीवारों और छतों को सफेद रंग से रंगने जैसे नवाचारों के जरिए उनको अधिक गर्मी प्रतिरोधी बनाया जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं दीवारों को क्यों बात की जा रही है सफेद रंग से रंगने की, क्योंकि जिससे कि यहाँ पे हीटिंग नहीं हो।
मतलब आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि इसे रिफ्लेक्ट करके लौट जाएगी, सूरज की जो रोशनी है इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। आप समझते हैं कि आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर हम डार्क कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं ताकि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके और हमारे बॉडी के अंदर गर्मी बनी रहे। और हम गर्मियों के अंदर लाइट रंग के कपड़े पहनते हैं, स्पेशली व्हाइट कलर की जो बात की जाती है, तो उसी की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो ऐसे नवाचार आने चाहिए, उनकी बात कर रहे हैं। गर्मी प्रतिरोधी बनाया जाना चाहिए। इस तरह के कदमों को सभी निर्माण गतिविधियों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। शहरी नियोजन और वनीकरण न केवल छाया प्रदान करता है बल्कि हवा को ठंडी भी करता है। भारत सरकार और राज्य सरकार को स्थायी शीतलन के लिए योजनाएं विकसित करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है भवनों, एयर कंडीशनरों और पंखों के लिए ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, बड़े पैमाने पर कूल रूफ कार्यक्रम को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। एक सफेद पॉलीथीन छत कोटिंग 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर कर सकती है। किसकी बात की जा रही है? सफेद पॉलीथीन छत कोटिंग, यानी कि छत पर यानी कि रूफ पे लगती है ये कोटिंग, तो 2 डिग्री से सेल्सियस से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तापमान तक का अंतर वो ला सकती है। इसकी बात की जा रही है। इसका इस्तेमाल गरीब भी आसानी से कर सकते हैं। मोटापा, डिमेंशिया, एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता की तरह भीषण गर्मी भी आने वाले दशकों के लिए स्वभावतः खतरा साबित होगी। कोरोना महामारी की गंभीरता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन भीषण गर्मी से जुड़े संकट का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। कोई बहाना बनाए बिना समस्या को गंभीरता से लेना होगा और विश्व समुदाय में सभी लोगों को इसके लिए पहल करनी होगी ताकि पूरी जो अर्थ है, मदर नेचर की जो बात की जा रही है, उसको हम सुरक्षित बना सकें आने वाले लोगों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। बात की जा रही है, ये आभा सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उनके द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के यहाँ पे शिकंजा कसने की बात की जा रही है इस एडिटोरियल के अंदर। तो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, आईटी कानून 2000 है, ये एक्ट है 2000 का। तो भारत में साइबर क्राइम कानूनों का जो आधार है, हम सभी इंटरनेट से जुड़ी कई तरह की गतिविधि जुड़े रहते हैं, इन सभी को सुरक्षित करने के लिए ये जो एक्ट है वो लाया गया था 2000 में, जिसे हम आईटी एक्ट 2000 कहते हैं। इस अधिनियम के तहत बताया गया सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते समय किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कोई अपराध ना हो पाए। आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अपराध को अपराध घोषित किया गया है। इसके तहत पहली बार अपराध करने पर 5 साल का कारावास, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। इसके बाद भी अपराध करने पर 10 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। तो बात इस प्रकार से ये की जा रही चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। यह है आईटी एक्ट की धारा 67। आपने सुना होगा एक सेक्शन है 66A, जिसको की रिपील कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट काफी जरा आर्टिकल है, काफी चर्चा में रहा है, इसे आप याद रखिएगा। आगे बात करें, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम भी है 2012। पोक्सो एक्ट आप जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बालकों के अधिकार मतलब जो बालक हैं उनके संरक्षण को लेकर बात की जा रही है। बाल अश्लीलता के संबंध में दंड का प्रावधान है। पोक्सो एक्ट की धारा 14 बच्चों के यौन अंगों का चित्रण, वास्तविक या नकली यौन गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी और बच्चे के अभद्र या अनुचित चित्रण सहित किसी भी प्रकार के उपयोग को अपराध मानती है। एक बच्चे की सहमति दोनों कानूनों के तहत अप्रासंगिक है। कुछ इंटरनेशनल संगठन है जैसे ट्रिप लाइन नियमित रूप से दुनिया भर में इस तरह के मामलों की निगरानी करते हैं। वे अपराधियों के आईपी पते को ट्रैक करते हैं और संबंधित देशों के गृह विभाग को भेजते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीज़ों, ये जो घटनाक्रम किए जाते हैं ना, इस प्रकार की जो एक्टिविटी की जाती है उनको रोकने का कहीं ना कहीं काम करती है। कैसे? इसका नाम याद रखिएगा, ट्रिप लाइन नियमित, मतलब एग्जाम के लिहाज से नहीं, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। तो ट्रिप लाइन है ये, इसके द्वारा ये जो हरकतें की जाती है इनको ट्रैक करके और जो संबंधित देश है उसकी होम मिनिस्ट्री को भेज दी जाती है जानकारी। फिर राज्य पुलिस को सूचना अग्रेषित की जाती है, यानी कि होम मिनिस्ट्री राज्यों के अंदर भेजेगा, जो इसे आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को भेजता है। इंटरपोल और इंटरनेट वॉच फाउंडेशन की मदद से केंद्र ने पिछले 4 महीनों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की 3500 से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक करने में कामयाबी हासिल की है। इंटरपोल बाल यौन शोषण वाली वेबसाइटों तक पहुंच प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत है। सिर्फ चाइल्ड पोर्न ही समस्या नहीं, इस तरह की पोर्न सामग्री पर लगाम जरूरी है। उच्चतम न्यायालय केंद्र से इंटरनेट पर सभी प्रकार की पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए तरीके और साधन खोजने के लिए कह चुका है। न्यायालय ने कहा था कि अश्लीलता कानून भारतीय कानून के तहत एक अपराध है और इसे निरंतर नहीं होने दिया जा सकता है। पोर्न फिल्मों के निर्माण के रैकेट से जुड़े होने के आरोप में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, जो आपको पता है इनके जो हस्बैंड है, उनको अभी गिरफ्तार भी किया गया है, अरेस्ट किया गया है। तो ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। यहां देख लेते हैं हम, पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। $650 अरब देगा IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फाउंडेशन। मुझे बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? और आपने सुना होगा ब्रेटन वुड सिस्टर या ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जानते हैं। तो एक तो हो गया IMF, एक और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि इस नाम से जाना जाता है? दूसरा सवाल, IMF के द्वारा कौन सी मैगजीन निकाली जाती है? ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात की जा रही है
IMF के प्रशासन निकाय ने कोरोना महामारी और आर्थिक मंदी से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर देशों के लिए 650 अरब डॉलर इसके द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा, ये बात की गई है। जो प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो IMF है उसकी प्रबंध निदेशक हैं ये, यानी कि MD आप बोल सकते हो, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात यहाँ पे की जा रही है, IT सेक्टर में भर्तियों की भरमार होने वाली है, अच्छा समय बताया जा रहा है। ये वर्क फ्रॉम होम में महिलाओं को मिल रही है ज़्यादा सैलरी, तो अच्छी बात है ये महिलाओं के लिए। तो देखते हैं IT सेक्टर में क्या और चीज़ें नई देखने को मिलती हैं। बता रहे हैं कि अच्छी जॉब्स आने वाली हैं, ये न्यूज़ यहाँ पे दिखाई गई है। कोई एक व्यू ले लेते हैं यहाँ पे। बाजार का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्तर पर सेंसेक्स और निफ्टी हैं। अब मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट अच्छा जाने वाला है, कई सारे नए IPO आ रहे हैं, जोमेटो का भी आके चुका है और भी कई सारे नए IPO आ रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा अभी आने वाले समय में। यहाँ बात की जा रही है 11% बड़ी हायरिंग, IT में 61% की तेजी, यानी कि IT इंडस्ट्री में अच्छी तेजी देखी गई है और कई सारे जॉब्स इसके अंदर निकल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है भारत के लिए। यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब E-वे बिल ने भी बनाया रिकॉर्ड, तो E-वे बिल की बात की जा रही है, यानी GST से संबंधित है ये। रत्न एवं आभूषण का दमदार यहाँ पे प्रदर्शन देखा गया है, ये बात की जा रही है। रत्न एवं आभूषण और इंजीनियरिंग क्षेत्र के दमदार प्रदर्शन से जुलाई में निर्यात ने बड़ी छलांग लगाई है, यानी कि एक्सपोर्ट की बात की जा रही है। एक्सपोर्ट में जो डायमंड्स और इस प्रकार की चीज़ें जो बनाई जाती हैं उनको लेकर के बात की जा रही है। एक्सपोर्ट के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया गया है। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है छत्तीसगढ़ की 28 करोड़ साल पुराने जीवाश्म यानी कि फॉसिल की बात की जा रही है, को संरक्षित करने की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरिया की हसदेव नदी तट पर पाए गए 28 करोड़ साल पुराने समुद्री जीवाश्म वाले पार्क को सुरक्षित और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट चिन्हित करने के लिए वैज्ञानिक जुट गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ की टीम ने 4 से 6 अगस्त के बीच इस फॉसिल पार्क का जायजा लेने पहुंचेंगी। अपर प्रधान, ये ठीक है, ये इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ पर स्थित है ये। 28 करोड़ साल पुराना है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बात की जा रही है मालावी के वन है, अफ्रीका की बात की जा रही है। मालावी के वनों में मिला है दुर्लभ प्रजाति का गिरगिट आप देखा होगा आपने भी, तो वहां पे अलग नई प्रजाति का गिरगिट पाया गया है। अफ्रीका देश मालावी के वर्षा वनों में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे दुर्लभ गिरगिट में से एक रामफोलियन चैप मैनोरमे को फिर से यहाँ पे ढूंढ निकाला है, तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।